चलो बेटा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं, किसको, हिंदी को लेके। तो बेटा क्या होता है, संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश आते हैं। 5 नंबर का गद्यांश में से आता है और 5 नंबर का पद्यांश में से आता है। क्या आता है बेटा, संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है आपको गद्यांश में से और पद्यांश में से। संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, उसका संदर्भ भी लिखना होता है और आपको अनुवाद भी लिखना होता है उसमें। ठीक है, एक गद्यांश होता है बेटा और एक पद्यांश होता है। तो आज हम उसी पे बात करते हैं। 5 नंबर का गद्यांश आता है बेटा, 5 नंबर का पद्यांश आता है। ठीक है, तो उसी पे बात करते हैं कि कैसा लिखना है, क्या करना है आपको, संस्कृत में कैसा उसका अनुवाद करना है, कैसा संदर्भ लिखना है, कैसा प्रसंग लिखना है और कैसा संकेत लिखना है। संकेत के सिलसिले में मैं हिंदी में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने बताया था कि कैसे संदर्भ लिखेंगे आप, कैसे प्रसंग लिखेंगे, कैसा संकेत लिखेंगे आप, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख लीजिए अगर नहीं समझ पाए हों। और आज हम संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं। 5-5 नंबर में आते हैं बेटा। एक लिखना होता है, 2 देते हैं तो एक लिखना होता है। ऐसी गद्यांश में होता है और ऐसी पद्यांश में होता है। पद्यांश में भी 2 देता है, एक लिखना होता है। संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना होता है। और ऐसे ही बेटा पद्यांश में देता है, पद्यांश में भी 2 देता है, एक लिखना है, और गद्यांश में भी 2 देता है, एक लिखना होता है उसमें। 2 देता है, एक लिखना होता है उसमें। तो कैसे लिखते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कैसे लिखना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बेटा पद्यांश की बात कर रहे हैं हम, पद्यांश की बात चल रही है। तो पद्यांश में क्या होता है, जैसे अनुक्ति विलासा, अनुक्ति विलासा में बहुत सारे श्लोक होते हैं, तो उनमें से 2 श्लोक या 3 श्लोक, अधिकतर मैंने 2 ही देखे हैं, तो 2 श्लोक दे देता है। 2 में से एक की आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, उसका संदर्भ भी लिखना होता है और अनुवाद भी लिखना होता है आपको। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा इजी बातें हैं, बड़ा सरल बातें हैं, सीखते सीखते आप सीख जाओगे, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। भाई बेटा सीखना तो पड़ेगा ही आपको। तो ठीक है, हम एक श्लोक, मान लीजिए एग्जामिनर ने ये श्लोक दे दिया नीर क्षीर विवेका, तो अब हम इसकी, आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा या आपके मन में सवाल आता होगा कि सर हम इसकी व्याख्या कैसे करें, और सवाल आना भी चाहिए। हो सकता है यही दे दे एग्जाम में, इसकी व्याख्या मालूम कर ले, या हो सकता है ये नहीं दे, कोई और सा दे दे, व्याख्या पूछ ले। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको व्याख्या आ जाएंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो व्याख्या कर देंगे वहाँ। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या या अनुवाद, ठीक है, वो तो संदर्भ सहित अनुवाद मालूम करता है, अनुवाद करना होता है आपको। तो हमें कैसे लिखना है, तो हम इसको पहले पढ़ लें कि किसके बारे में दिया है, क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक। ठीक है, किस ओर इशारे से या किस ओर इशारा कर रहा है क्या श्लोक। तो ठीक है, श्लोक के बारे में बात करते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वेमेव तनु से चेत। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वेमेव तनु से चेत। अब हम दूसरी लाइन चलते हैं, क्या, विश्व स्मन्य नधु नान्या कुलवृत्त पाल यशयति का। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, विश्व स्मन्य नधु नान्या कुलवृत्त पाल यशयति का। अब इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, संकेत में मैं भी आपको बता चुका हूं। तो संकेत आप कैसे लिखते हैं, यहाँ आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये मैंने थोड़ी शाइनिंग के तौर से, लाइटिंग के तौर से मैंने लिखा है कि ताकि आपको दिख जाए, लेकिन आपको इसमें से लाल या हरा या राइट या ग्रीन किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, नीला और काला। तो आपको ब्लैक पेन से ये लिखना पड़ेगा, नीचे अंडरलाइन करने पड़ेगी संकेत। संकेत में हम क्या लिखते हैं बेटा, शुरू के 2 अक्षर लिखते हैं और लास्ट के 2 अक्षर लिखते हैं, और बीच में डॉट 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 करते चले जाते हैं। ठीक है,
संकेत समझ में आया आपकी? मैं फिर बता रहा हूं, शुरू के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर। जैसे ये लिखा है नीर चीर, तो नीर चीर शुरू के 2 है, 2 अक्षर है। अब इसमें लिखा है पाल यशयति का, पाल यशयति का, यानी कि लास्ट के 2 अक्षर, और बीच में आपको डॉट 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 करना होता है। ये बेटा होता है संकेत। संकेत की बात पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? संदर्भ की। वो कहता है एग्जाम में आता है कि संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। गद्यांश और पद्यांश 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते, वो 5 नंबर का गद्यांश में होता है, 5 नंबर का पद्यांश में होता है, ठीक है, वो आता है। आपको करना होता है संदर्भ सहित। वो इनमें से 2 श्लोक दे देगा, तो 2 में से ये कहेगा कि किन्हीं या किसी दो श्लोकों में से, इन्हीं 2 श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। एक का मालूम करता है वो आपसे, 2 का नहीं मालूम करता। 2 तो वो देते हैं इसलिए कि हो सकता है बच्चों को एक ना आए दूसरा आ जाए, दूसरा ना आए पहला आ जाए, तो इसलिए वो 2 श्लोक एग्जाम में दिए जाते हैं या दिए रखते हैं, ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ वही यहाँ पर डालना है, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से लिखना है संदर्भ। संदर्भ लिखना है तो हमें कहां से करना है? प्रस्तुत। प्रस्तुत तो सब में चलेगा ही, चाहे हिंदी चाहिए, चाहे संस्कृत सही, चाहे गद्यांश सही, चाहे पद्यांश सही। अब यहाँ बेटा श्लोक की बात हुई है तो यहाँ श्लोक लिखा जाएगा ब्लैक पेन से। अब हमारी पाठ्य पुस्तक इतना नीले से, और ये बेटा किससे? काले से, और ये निशान जरूर लगाना है ताकि सुंदर दिखाई दे। हमारी पाठ्य पुस्तक, किस पाठ्य पुस्तक से? भाई हिंदी में तो ये तुम्हारी संस्कृत अदर सिलेबस थोड़ी नहीं है तुम्हारा कि अलग है संस्कृत विषय है। हाँ, हाई स्कूल में होता है, बच्चों के पास संस्कृत होती है, लेकिन वो संस्कृत अलग होती है और ये हिंदी वाली संस्कृत होती है, ठीक है। तो इसलिए हिंदी का नाम आया है। हिंदी के ये भी बेटा लिखना है तुम्हें किससे? ब्लैक पेन से। हिंदी के ये नीले पेन से। हिंदी के किससे? संस्कृत खंड से। ये बेटा काले से करना है। संस्कृत खंड के किस पाठ से लिए गए बेटा? अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से या पाठ से उद्धृत है। संदर्भ समझ में आ गया? क्लियर होगी इतनी बात? मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। संदर्भ लिखेंगे भाई ब्लैक पेन से डालना है। प्रस्तुत, प्रस्तुत तो सब में चलता ही है, हिंदी गद्यांश सही या हिंदी पद्यांश सही, संस्कृत गद्यांश सही या पद्यांश सही, ठीक है, किसी की भी। लेकिन यहाँ श्लोक लिखा है तो यहाँ श्लोक आएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, किस पाठ्य पुस्तक? हिंदी के किससे? संस्कृत खंड से। संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड है उस किताब का नाम जो हिंदी में है, और उसमें संस्कृत खंड में जो पाठ है अन्योक्ति विलासा, उस पाठ के अंतर्गत ये आया है, तभी तो लिखा है अन्योक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। फिर बता रहा हूं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की अन्योक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। ये काले से, ये काले से, ये काले से, ये काले से, मेन जो पॉइंट होते हैं ना वो बेटा काले से ही लिखे जाते हैं। ये बेटा आपका संदर्भ हो गया। मैं उम्मीद करता हूं शायद सारी कंफ्यूजन निकल गई होगी आपकी, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और शायद दिखाई देता होगा आपको। अब यहाँ बेटा प्रसंग आता है। प्रसंग का मतलब, या प्रसंग क्या होता है? व्याख्या से छोटा, जो हम लिखते हैं उसका शॉर्ट में यहाँ बताना, छोटे में बताना, ठीक है। अब प्रसंग, प्रसंग में क्या होता है? इस श्लोक में किसके बारे में वर्णन किया है, मतलब ये नीचे जो अनुवाद है, अनुवाद। प्रसंग भी आपको काले से लिखना है, एक बात ध्यान रखना, राइट और ग्रीन किसी भी हालत में या किसी भी स्थिति में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। वो तो मैंने बताया नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये लाइटिंग शाइनिंग के तौर से मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से दिखाई दे, कि लाइट वाइट की थोड़ी समस्या रहती है, तो इसलिए मैंने इस पेन का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको नहीं करना, आपको नीला और काला ही करना है। ये लिखना है काले से, ये निकला है काले से, ये काले से, ये काले से, और ये भी काले से, और ये भी काले से, बीच में डॉट डॉट भी काले से करना है, ध्यान रखना। ये भी काले से, ये काले से, ये बस। अब यहाँ प्रसंग की बात आती बेटा, तो प्रसंग भी आप काले से लिखेंगे, समझ गए आप मेरी बात? तो प्रसंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो व्याख्या लिखते हैं आप, बड़ी व्याख्या होती है, तो उसका शॉर्ट तरीके से प्रसंग में बताना, छोटी तरह से किसी चीज को बताना, मैं वो भी समझाऊंगा। प्रसंग में क्या होता है? इसी श्लोक के बारे में बता रहा है, किसमें? शॉर्ट तरीके में, कि इसी श्लोक में किसके बारे में बताया गया है,
और जो लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, जो बड़े में व्याख्या करेंगे वो अनुवाद में करेंगे, व्याख्या या अनुवाद। ठीक है। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से, किस श्लोक में? नीर क्षीर विवेका हंसालस के बाद श्लोक में। ठीक है। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी? दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। भाई सज्जन तो सज्जन होते हैं, उनको तुच्छ समझने की अपने आप को क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब यहां अनुवाद करते हैं। अनुवाद यहां काले से करना है बेटा आपको, और नीचे अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है। अब क्या है कि नीर क्षीर विवेकी हंसाला सुप्तेमेव तनुषे चेत। क्या है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा यानी कि गहरा हूं, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत, ठीक है, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले या जलयुक्त और दूसरों के गुणों को रस्सियों से खींचने वाले हो। ठीक है। या रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। कौन? कुआं। अब विश्व स्मन्य नदु नान्य कुलवृत्त पाल यश्यति का, इसका पूरा हो गया। यह क्या? अनुवाद। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि यानी कि सज्जनों को उपदेश दिया गया है, यस, सज्जनों को संदेश किया गया है। ठीक है। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कुआं कहता है, क्या कहता है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा या गहरा हूं, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरों के गुणों यानी कि रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। इस श्लोक का बेटा अनुवाद हो गया, नीर क्षीर विवेका। ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे श्लोक वो आपको हैं अन्योक्ति विलासा में, वो आपको देखना पड़ेंगे कि कैसे क्या है। और फिलहाल मैं वीडियो तो बनाता हूँ डेली। अब अन्योक्ति विलासा देखना है बेटा आपको। अन्योक्ति विलासा में से आएगा 5 नंबर का अनुवाद आपको करना होगा, और क्या बोलते हैं उसमें से आता है भारतीय संस्कृति वगैरह है, गद्यांश और पद्यांश में से आते हैं 5-5 नंबर के। लेकिन आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। जब तक आप संदर्भ नहीं लिखेंगे आपका अनुवाद अधूरा माना जाएगा। और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल निसंकोच होकर तैयारी करिए। किसी तरह का अगर आपको किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या पड़ता हो, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ डेली, कोई ना कोई क्लास लेके आता हूँ आपके लिए, तो बिल्कुल आपकी किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिए। और हाँ, कठिनाई तो थोड़ी बहुत आती ही है सामने, लेकिन इतनी भी कठिनाई नहीं है कि साहब आप पढ़ाई बंद कर दो या शिक्षा से मुंह मोड़ लो। ये बातें ठीक नहीं है। समस्याएं सबके सामने हैं, लेकिन वही होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो समस्याओं का सामना करके आगे निकल जाते हैं, और जो बहाने बंद होते हैं ना, जो बहाने मिलाते हैं, उनके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। और यही इंटर और हाई स्कूल जो विद्यार्थी या स्टूडेंट पढ़ाई के प्रति गंभीर होते हैं या चिंतित होते हैं, वो यहीं से लाइन अपनी क्लियर कर लेते हैं कि हमें इस लाइन पे जाना है, और वही लाइन पे चलते चलते एक दिन उनको रास्ता मिल जाता है, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही इसे डिसाइड होता है। ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं या आप इंटर के बाद निर्णय लेंगे कि आप इंटर के बाद कुछ करेंगे। नहीं, हाई स्कूल और आपका 12वीं मतलब हाई स्कूल और 10th यही डिसाइड करता है कि आपको किस लाइन में जाना है। जो गंभीर बच्चे होते हैं, पढ़ाई के प्रति अपने सीरियस होते हैं, वो यहीं से लाइन बना लेते हैं और उस लाइन पे चलते रहते हैं, और उस लाइन पे चल चल के एक दिन उनको उस रास्ता मिल जाता है। तो बिल्कुल अपने रास्ते बनाइए और उन पे खुद चलिए। ठीक है। बताने का काम हमारा है बेटा, रास्ता दिखाने का काम हमारा है, और चलने का काम आपका है।
आप चलोगे तभी सक्सेस होगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और एक कमेंट करिए।